स्वागत है बच्चों आपका भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ई आचार्य पर जीव विज्ञान की दुनिया में मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप पांडे। बच्चों, भारत का यह एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एनसीईआरटी हिंदी माध्यम की पुस्तक की शब्द से एक शब्द लाइन बाय लाइन बताई जाती है, पढ़ाई जाती है और समझाई जाती है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इस एपिसोड में चर्चा करने के लिए आए हैं एनसीईआरटी 12वीं कक्षा के जीव विज्ञान अध्याय नंबर 5 और अध्याय का नाम अनुवांशिकी, और उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने देखा, टीएच मॉर्गन साहब के एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने देखा, किस किस तरह से किन किन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने, क्यों किया, क्यों ऐसे ऑर्गेनिज्म को लिया, क्या विशेषताएं थी, किन किन लक्षणों पे इन लोगों ने अपने प्रयोग किए, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। पिछले टर्म पे अभी हम लोगों ने देखा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, किस तरह से क्रोमोसोम के द्वारा इनहेरिटेंस की थ्योरी होती है। ठीक है, अर्थात लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्योंकि जो टीएच मॉर्गन साहब थे उनको ये बात पता थी कि जो जीन है वो कहाँ स्थित होता है, क्रोमोसोम पे, और क्रोमोसोम ही जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ढोता है, ले जाता है, अर्थात एक कैरियर की तरह काम करता है जीन के लिए क्रोमोसोम। ठीक है, अर्थात क्रोमोसोम इज द कैरियर फॉर जीन बिकॉज दे कैरी द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों, जिससे ढेर सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और ये है सेक्स डिटर्मिनेशन। इससे आपके बोर्ड के एग्जाम में भी सवाल आते हैं और कंपटीशन का तो ये फेवरेट टॉपिक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, कि किस तरह से लिंग का निर्धारण किया जाता है, अर्थात जो होने वाली संतान है वह नर होगी या मादा होगी, इसका निर्धारण कैसे होता है। यदि ह्यूमन के मामले में हम लोग बात करें कि जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। बेहद इंटरेस्टिंग है, खूब सवाल भी इससे पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए और पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिंग निर्धारण की क्रियाविधि अनुवांशिकी विज्ञानियों के लिए हमेशा एक पहेली ही बनी रही, अर्थात वो चाहे मेंडल साहब हों या टीएच मॉर्गन साहब हों या सट्टन एंड बॉवेरी साहब हों जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, या डिवरीज कार्ल कोरेंस जिन्होंने मेंडल साहब के जो इनकी एक्सपेरिमेंट्स थे इनको रीडिस्कवर किया, ये सब लोग जितने भी साइंटिस्ट थे सब लोग बार बार यह सोचते थे, उनके समकालीन और भी जो वैज्ञानिक थे वो भी यह जानने का प्रयास करते थे कि आखिर आने वाली संतान नर होगी या मादा, यह कैसे डिसाइड होता है, कैसे निर्धारण इसका होता है, और इसी का रहस्य उद्घाटन हुआ यहाँ पे। आनुवांशिक क्रोमोसोम के द्वारा लिंग निर्धारण के प्रारंभिक संकेत बहुत पूर्व कीटों पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त हुए। ठीक, यहां देखिए, यहां पे एक साइंटिस्ट और आए, उनका नाम क्या था भाई, हेकिंग, नाम याद रखिए, हेकिंग ने कुछ कीटों के सुप्रजनन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्रकीय संरचना का पता लगाया। उन्होंने यह भी देखा कि 50% शुक्राणुओं में सुप्रजनन के बाद यह संरचना देखी जाती है, जबकि शेष 50% में यह नहीं देखी जाती। ठीक है, ये बेस था, ये आधार है सेक्स डिटरमिनेशन का। हेकिंग ने इस संरचना को एक्सकाय नाम दिया, लेकिन इसके महत्व को वो समझा नहीं पाए। हेकिंग साहब ने शुरू में ये समझाने का प्रयास किया कि जो मेल और फीमेल होते हैं उनके पीछे कारण क्या है, और उन्होंने बताया कि जो शुक्राणु हैं, शुक्रजनन के समय जो शुक्राणु बनते हैं उनमें 50% में एक विशेष संरचना होती है जिसे उन्होंने क्या कहा, एक्स का, जबकि बाद में ये नहीं होती 50% में, लेकिन वो इसको समझा नहीं पाए, क्लेरिफाई नहीं कर पाए, लेकिन फिलहाल उन्होंने आधार तो दे ही दिया। अन्य
वैज्ञानिकों ने अगले शोध कार्यों से यह निष्कर्ष निकाला कि हेकिंग का एक्स काय वास्तव में क्रोमोसोम ही था। एक्स काय, इन्होंने क्या कहा, एक्स काय, ये क्या था, ये वास्तव में एक्स क्रोमोसोम था। ये क्या था, एक्स क्रोमोसोम था। ठीक, जैसे मेंडल साहब ने क्या कहा था, फैक्टर कहा, फैक्टर कहा या कारक कहा, और यही क्या था, जीन। ठीक, यही क्या था, जीन। लेकिन वो नहीं जान पाए थे, उन्होंने क्या कहा, फैक्टर कहा या कारक कहा, जो वास्तव में क्या था, जीन। ठीक उसी तरह से हेकिंग साहब ने शुक्राणुओं में देखा कि 50% शुक्राणुओं में ये एक्स काय होता है। बाद में जब डिस्कवरी हुई तो क्या पता चला, वही एक्स क्रोमोसोम था, और आगे चल के वाई क्रोमोसोम की खोज हुई। अर्थात ये पाया गया बच्चों कि ह्यूमन मेल में दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम, दूसरा वाई क्रोमोसोम। आइए देखते हैं। इसलिए इसे एक्स क्रोमोसोम कहा गया। यह भी देखा गया कि बहुत से कीटों में लिंग निर्धारण की क्रिया एक्स ओ प्रकार की होती है, अर्थात सभी अंडों में अन्य क्रोमोसोम के अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम भी होता है। ठीक, यहाँ पे मामला दूसरा है। जब कीटों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सो प्रकार का होता है, अर्थात अंडों में वेरिएशन होता है। ठीक, कुछ शुक्राणुओं में एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ में नहीं होता। एक्स क्रोमोसोम सहित शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडे मादा बन जाते हैं, और जो एक्स क्रोमोसोम रहित शुक्राणु से निषेचित होते हैं वो नर बन जाते हैं। ठीक, अभी वाई क्रोमोसोम का नाम नहीं लिया जा रहा है, ध्यान रखिए, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम की बात की जा रही है कि जिस शुक्राणु के अंदर एक्स क्रोमोसोम रहता है, यदि वो ओवा से अर्थात अंडाणु से फर्टिलाइज करता है, निषेचन करता है, तो क्या बनता है, मादा, अर्थात लड़की बनती है, लड़की पैदा होती है। लेकिन जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, ऐसा स्पर्म जब अंडाणु से मिलता है, फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है, तो लड़का बनता है। वाई क्रोमोसोम की बात अभी नहीं हो रही है, वाई क्रोमोसोम अभी खोजा जाएगा। आइए देखिए, क्या आप सोच सकते हैं कि नर और मादा दोनों की क्रोमोसोम संख्या बराबर है? हाँ, ये क्रोमोसोम संख्या बराबर होती है। इस एक्स क्रोमोसोम के लिंग निर्धारण में भूमिका होने से इसे लिंग क्रोमोसोम नाम दिया गया। ये पॉइंट आपको याद करना है। एक्स क्रोमोसोम की जो भूमिका है वो लिंग निर्धारण में है, इसलिए इसे लिंग क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इसे आप रट लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। बार बार एक्स क्रोमोसोम की जगह आपसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाएगा, इसलिए इसे आप रट लीजिए। एक्स क्रोमोसोम को ही क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, एक्स क्रोमोसोम का ही नाम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। इसे आप याद रखिए। ये कह क्या रहे हैं कि ऐसा स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, अगर जो यह फ्यूज करता है किससे, ओवा से, तो क्या बनेगा, फीमेल, फीमेल बनेगी। ऐसा क्रोमोसोम जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है, जब ये फ्यूज करता है एग से, ओवा से, तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। यहाँ वाई क्रोमोसोम की बात अभी नहीं आई है। जिसमें एक्स नहीं होगा उसमें वाई होगा, लेकिन देखते हैं यहाँ क्या लिखे हैं उन्होंने। यहाँ देखिए, शेष क्रोमोसोम को अलिंग क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ऑटोसोम नाम दिया गया। ठीक, अब बाकी जो क्रोमोसोम थे उन्हें क्या कहा गया, ऑटोसोम कहा गया। टिड्डा, टिड्डा क्या है, ग्रासहॉपर एक कीड़ा है, कीट है। एक्सो प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है। इसमें नर में अलिंग क्रोमोसोम के अतिरिक्त केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक पूरा जोड़ा होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्रोमोसोम टिड्डा का तो ठीक है, ग्रासहॉपर, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे।
इससे रिजल्ट क्या निकला भाई, इन परीक्षणों की प्रेरणा से लिंग निर्धारित क्रियाविधि को समझने के लिए अन्य जातियों में भी अन्वेषण प्रेरित किए गए। कई अन्य कीटों तथा मानव समेत स्तनधारियों में XY प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है, जहां नर और मादा दोनों में क्रोमोसोम संख्या समान होती है। ठीक है, दोनों में क्रोमोसोम संख्या समान होती है। कितनी होती है भाई, याद आ रहा है कुछ? ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 46। वो चाहे नर हो या मादा हो, इससे मतलब नहीं है, वो चाहे नर हो या मादा हो, अर्थात नर हो या मादा हो, क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 ही होते हैं, 23 पेयर या 46, इसे आप याद रखेंगे, ह्यूमन में इतने होते हैं। ठीक है, नर में एक क्रोमोसोम तो X होता है, पर उसका जोड़ीदार स्पष्टतः छोटा होता है और Y क्रोमोसोम कहलाता है। अब यहाँ पे Y का नाम आया है। आपसे एक बात और पूछा जाता है कि X और Y क्रोमोसोम में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। यहाँ दे भी दिया गया है, ये नोट करके आप लिख सकते हैं क्या, कि X क्रोमोसोम इज larger than Y क्रोमोसोम। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। ठीक, इसे आप याद रखेंगे, ऐसे लिख लीजिए, बना लीजिए, आपको Y टिंगू सा बना लीजिए और X बना लीजिए, ताकि और आपको याद रहे कि X बड़ा Y छोटा। ठीक, उसके बाद से क्या है भाई, अलिंग सूत्रों की संख्या नर और मादा में बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, नर में अलिंग सूत्र के साथ XY होते हैं और मादा में XX। मानव तथा ड्रोसोफिला में नर में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक X क्रोमोसोम का, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ फिगर बना के बताए हैं भैया, यहाँ हम देखेंगे, ये देखिए, ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन में क्या है, एक X क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम। यहाँ आप फिगर से भी देख रहे हैं कि X क्रोमोसोम बड़ा है, Y क्रोमोसोम छोटा होता है। ये सवाल पूछा जाता है मेडिकल के एग्जाम में, कंपटीशन में ये सवाल पूछा गया है, आप में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिए कि X क्रोमोसोम बड़ा होता है, Y क्रोमोसोम छोटा होता है। ठीक, यहाँ पे दो XX है, जब XY है तो क्या है, ये मेल है, मेल है, और ये XX है तो ये क्या है, फीमेल है, सिंबल बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं ये, तो ड्रोसोफिला में क्या है, XY, ये क्या है, नर है, और XX ये क्या है, मादा है। ठीक, उसी तरह से जब हम पक्षियों में बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मुर्गी की बात कर रहे हैं, hen की, इसमें क्या है, जो मेल है वो ZZ है, यहाँ पे अंतर है, ध्यान रखिएगा, जबकि जो फीमेल है वो ZY है। अर्थात जो आपने ऊपर देखा ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में, वहां पे विभिन्नता किसमें थी, किसके क्रोमोसोम में, मेल के क्रोमोसोम में थी। जैसे यहाँ पे आपने देखा XY और यहाँ पे आपने देखा XY, मेल में भिन्नता है, जबकि फीमेल में XX और XX। जबकि जब मुर्गी में देख रहे हैं आप, चिड़िया में देख रहे हैं, तब क्या हो रहा है, जो मेल है वो एक समान है, जबकि जो भिन्नता है वो किसमें है, फीमेल में है। अर्थात ड्रोसोफिला और मनुष्य में स्पर्म अर्थात मेल गैमीट ही डिफरेंट होता है, और वही सेक्स का निर्धारण करता है, जबकि मुर्गी में, बर्ड्स में मेल गैमीट एक ही तरह का होता है, जो अंडे प्रोड्यूस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, और उनके द्वारा निर्धारित होता है सेक्स का। ठीक, अब सीधी भाषा में यदि बात की जाए, बिल्कुल सीधे सीधे, तो भाई जो ड्रोसोफिला और ह्यूमन है, जैसे हम लोगों में और ड्रोसोफिला में,
लड़का होगा या लड़की होगी यह किस पे निर्भर करता है, मेल पे, नर पे, ठीक। जबकि मुर्गी में, चिड़ियाओं में जो मुर्गी होगी या मुर्गा होगा ये किस पे निर्भर करेगा, मुर्गी पे होगा जो अंडे दे रही है, ठीक। सीधी सी बात है। इसको सिंपल भाषा में बिल्कुल समझ सकते हैं कि चिड़ियाओं में नर जिम्मेदार नहीं होता है कि होने वाली चिड़िया जो बच्चा पैदा होगा, जो अंडा देगा, उससे जो बच्चा निकलेगा वो नर चिड़िया होगा या मादा चिड़िया होगा, ठीक। इसके लिए कौन जिम्मेदार होती है, फीमेल जिम्मेदार होती है जो अंडे देती है, ठीक, क्योंकि उसमें ही क्रोमोसोम में वेरिएशन होता है। जबकि हम लोगों के अंदर और ड्रोसोफिला के अंदर नर जिम्मेदार होता है कि होने वाली संतान नर होगी कि मादा होगी, ठीक। हमारे समाज में एक कुरीति डेवलप है बच्चों, मानव समाज में एक कुरीति डेवलप है, एक बहुत ही फाल्स स्यूडो व्यू डेवलप है, गलत एक मेथड डेवलप है, तरीका डेवलप है, एक विचार डेवलप है कि यदि किसी को लड़की ही हो रही है तो कौन जिम्मेदार है, औरत को ब्लेम किया जाता है। किसे ब्लेम किया जाता है, औरत को, कि औरत ही जिम्मेदार है लड़की या लड़का होने के लिए, जबकि ये 100% गलत है। लड़का होगा या लड़की होगा इसके लिए पुरुष जिम्मेदार है, न कि स्त्री। आप एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी आपको समाज को ये बताना चाहिए कि लड़का होना या लड़की होना स्त्री पे कतई निर्भर नहीं करता, यह किस पे निर्भर करता है, पुरुष पे निर्भर करता है। तो यदि किसी महिला को लड़कियां ही सिर्फ पैदा हो रही हैं या लड़के ही सिर्फ पैदा हो रहे हैं, इसके लिए वो महिला कतई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पुरुष जिम्मेदार है, ठीक। तो यह बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो भी संतति उत्पन्न होती है वह मेल होगी या फीमेल होगी, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पुरुष की है, मेल की है, नर की है, ठीक। तो ये सामाजिक कुरीति है, इसे आप दूर करिए। अक्सर लोग औरतों को ब्लेम करते हैं, जब लगातार लड़कियां ही होती हैं तो औरतों को लोग ब्लेम करते हैं कि लगातार लड़की हो रही है, तो कोई कारण ही नहीं है उसे ब्लेम करने का, इसके लिए वह जिम्मेदार है ही नहीं। सीधे सीधे इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मेल जिम्मेदार है, उसका हस्बैंड जिम्मेदार है, ठीक है बच्चों। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। यहां आपने देख लिया। उसके बाद से ये अभी हम उसको डायग्रामेटिक समझा रहे हैं, आपको बताएंगे। ऊपर के विवरण में आपने दो प्रकार के लिंग निर्धारक XO प्रकार और XY प्रकार के विषय में पढ़ा। दोनों में ही नर दो प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं। जो नर होता है कितने प्रकार का युग्मक पैदा करता है, दो प्रकार का, एक XX क्रोमोसोम वाला और दूसरा XY क्रोमोसोम वाला, अर्थात सॉरी, एक X क्रोमोसोम वाला, एक Y क्रोमोसोम वाला। कुछ युग्मकों में X क्रोमोसोम और कुछ में Y क्रोमोसोम होते हैं। इस प्रकार के लिंग निर्धारण क्रियाविधि को नर विषम युग्मता या हेटेरोगैमेटी कहते हैं, ठीक है। कुछ अन्य जीवों जैसे पक्षियों में दूसरे प्रकार की लिंग निर्धारण लिखी गई है। कौन, यह अंडों पर निर्भर करता है, अर्थात पक्षियों में फीमेल जिम्मेदार होती है। ध्यान रखिए, हम लोगों में ड्रोसोफिला में कौन जिम्मेदार है, पुरुष जिम्मेदार है, ठीक, कि होने वाली संतान नर होगी या मादा। लेकिन पक्षियों में, चिड़ियाओं में पुरुष जिम्मेदार नहीं होता है, उसमें कौन जिम्मेदार है, फीमेल जिम्मेदार है, नर जिम्मेदार नहीं है, नर चिड़िया जिम्मेदार नहीं है, फीमेल चिड़िया जिम्मेदार है, मादा चिड़िया जिम्मेदार है, क्योंकि वो जो अंडे उत्पन्न करती है उसमें वेरिएशन होता है क्रोमोसोम का, ठीक। इस विधि में क्रोमोसोम की कुल संख्या नर और मादा दोनों में समान होती है, किंतु मादा द्वारा लिंग निर्धारण क्रोमोसोम के लिहाज से अर्थात मादा विषम युग्मता हेटेरोगैमेटी पाई जाती है, ठीक। पूर्व वर्णित लिंग निर्धारण से भिन्नता प्रदान करने हेतु जेड और क्रोमोसोम कह दिया गया, ये ठीक है। इन जीवों में मादा एक जेड और एक वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि नर में अलिंग सूत्रों के अलावा जेड क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है। अर्थात यदि अब यहां पे ह्यूमन और ड्रोसोफिला, ह्यूमन और ड्रोसोफिला की बात की जाए बच्चों, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल होगा वो दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक। एक कौन सा, एक्स वाला, और दूसरा कौन सा, वाई वाला, ठीक। याद रखिए, जो मेल होगा वो, जो फीमेल होगी वो सिर्फ एक तरह की एक्स
ये यहाँ पे और लिख दीजिए एक्स टाइप और ये वाई टाइप, ठीक, और यहाँ पे एक्स टाइप, ठीक, ठीक है। ये यहाँ पे फीमेल लिख लीजिए। जो फीमेल है वो सिर्फ एक्स टाइप की, किसमें, ह्यूमन और ड्रोसोफिला में। जबकि जब बर्ड्स की बात करेंगे, चिड़ियाओं की बात करेंगे, तो उसमें क्या है भाई, उसमें जो मेल चिड़िया होगी वह सिर्फ एक तरह की, एक्स टाइप। इसे आप याद रखेंगे यहीं से तो ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे जेड टाइप और एक ओ टाइप। ये बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही आधार है सेक्स डिटर्मिनेशन का, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अभी जब मैं ह्यूमन का बताऊंगा तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये चार्ट ऐसे है, इसे याद रखिएगा, ठीक। ध्यान से देख लीजिए, ह्यूमन और ड्रोसोफिला में नर है वह दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करता है, एक्स टाइप और वाई टाइप का, ठीक। जबकि बर्ड्स में मेल सिर्फ एक तरह का प्रोड्यूस करता है और फीमेल दो तरह के अंडे देती है, एक जेड टाइप एक ओ टाइप, और जो जिससे कनेक्ट करे उस तरह की संतान पैदा होती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ह्यूमन के विषय में, अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अभी मैं डायग्रामेटिक भी समझा दूंगा कि मानव का लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रकार का होता है, ये आप जान चुके। यहाँ पे एक लाइन लिख भी दीजिए कि इनमें जो लिंग निर्धारित है वो क्या है, एक्स वाई टाइप, ठीक। और इसमें चिड़ियाओं में जो निर्धारण है वो क्या है, जेड ओ टाइप। इसे आप याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपके क्लासिकल एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसे बना के समझ सकते हैं, एग्जामिनर को भी समझा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है भाई, कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में से 22 जोड़े नर और मादा में जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इन्हें अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक। मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा भी होता है और नर में एक्स के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम वाई होता है। ये देखिए वही बात जो यहाँ बताई गई है चार्ट में, कोई नई बात नहीं है, जो हमने बता दिया वही यहाँ लिखे हैं ये, ठीक। जो नर लक्षण का निर्धारक होता है, नर में शुक्र जनन के समय दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का 50% एक्स युक्त होता है और शेष 50% वाई युक्त। इनके साथ अलिंग क्रोमोसोम तो होते ही हैं, ठीक है। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, ये सब बता दिया गया आपको इसी चार्ट से ही। अंडाणु के एक्स या बराबर बराबर रहती है, ये कैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनका लिंग क्या होता है, जी आप आइए हम आपको यहाँ बताते हैं। यहाँ देखिए, ये तो आपने देख लिया किस तरह से नर में लड़का पैदा होगा और किस तरह से लड़की पैदा होगी ह्यूमन के केस में, ये हम आपको समझाते हैं। ये देखिए मेल है, ठीक, मेल से ऐसे मेल युग्मक बना क्या, इस पर, ठीक। ये क्या है भाई, शुक्राणु, इस पर हमको शुक्राणु बोलते हैं, ये आप जानते होंगे, ठीक। जो शुक्राणु होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। ये स्पर्म है, इसमें एक कैसा होता है, एक्स, और एक किस टाइप का होता है, वाई टाइप। ये दो तरह के शुक्राणु प्रोड्यूस होते हैं। ये कितने कितने होते हैं, अभी अभी आपने देखा 50% एक्स टाइप का होता है और 50% वाई टाइप का होता है, ठीक। अब क्या होता है भाई, ये
तो मेल की बात हो गई। दूसरा हम फीमेल की बात करें, फीमेल, इसमें क्या होता है, क्या निकालती है फीमेल, ओवा या एग, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, अंडा, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, अंडा। और इससे जो अंडा निकलता है, ये अंडाणु, वह सिर्फ एक्स टाइप होता है। कैसा होता है, एक्स टाइप। यही आपको ध्यान रखना है बच्चों, बिल्कुल शार्प माइंड करके आप बातों को समझने का प्रयास कीजिए। ये स्पर्म तो यहाँ लिख दिया गया है, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये दो तरह के जो आपके सामने दिखाए गए हैं, मेल और फीमेल। मेल के अंदर से क्या निकलता है भाई, मेल गैमेट, स्पर्म, शुक्राणु, इसका और भी नाम लिख लीजिए, ये भी आपको ध्यान रहे तो और अच्छी बात है। ये क्या है, ये मेल गैमेट है। ये क्या है, मेल गैमेट है, और ये क्या है भाई, फीमेल गैमेट। ठीक, ये आप याद रखेंगे, ठीक। अब कब लड़का होगा कब लड़की होगा, हम इसे देखेंगे। स्पर्म कितने तरह का भाई, दो तरह का। एग कितने तरह का, सिर्फ एक तरह का। अब यहां पे स्पर्म हमने बनाया ये एक्स टाइप, और एक स्पर्म हमने बनाया ये वाई क्रोमोसोम वाला है, वाई टाइप, ठीक। अब अंडा चूंकि एक ही तरह का होता है, यहां पे ये अंडा है, और अंडा में क्या है, एक्स है। अंडा चूंकि एक ही तरह का होता है, ठीक। इनमें क्या हो गया भाई, फ्यूजन हो गया, ये मिल गए। अगर जो एक्स वाला एक्स से फ्यूज होता है, वाई वाला एक्स से फ्यूज होता है, ये क्या है, फ्यूज, ये इससे फ्यूज हो गया। फ्यूज मतलब मिल जाना, चिपक जाना। इस प्रोसेस को बायोलॉजी के टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये फ्यूज हो गया, तो यहां जो बनेगा वो क्या बनेगा, फीमेल, अर्थात मादा, ठीक। अगर जो वाई क्रोमोसोम मिलता है, तो यहां क्या बनेगा, नर, ठीक। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे आप बिल्कुल ही याद रखेंगे कि कैसे कौन बन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये आप ध्यान से देखिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1% का भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां देखिए, एक एक पॉइंट हम लोग देखते चलेंगे कि भाई जो मेल है, मेल दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करता है, दो तरह के शुक्राणु उत्पन्न करता है। कौन कौन सा, एक एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु, और दूसरा वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु। दोनों का परसेंटेज क्या होता है, 50-50। अर्थात सीमेन में जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, वो 50% एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं, 50% वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं। अब जब फीमेल की बात हम लोग करते हैं, तो फीमेल में जो ओवा है, जो एग है, वो कैसा होता है, सिर्फ एक्स टाइप का होता है, एक्स क्रोमोसोम वाला, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, तब क्या कमाल होता है भाई, कि अगर जो एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु एग से फ्यूज करता है, तो क्या बनता है, फीमेल बनेगी, या जो संतान पैदा होगी वो लड़की होगी। अगर जो वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु फ्यूज करता है एग से, तो मेल बनेगा या लड़का पैदा होगा, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा देते हैं लिख के,
स्पर्म है ये भी, स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम। ये दिख भी रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया। ये एग है, और ये क्या है भाई, स्पर्म विद वाई क्रोमोसोम, और ये क्या है, एग है। क्योंकि आप जानते हैं कि एग में जो फीमेल से प्रोड्यूस होने वाला एग है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होता है। ठीक है, यहां पे भी लिख सकते हैं आप। ठीक, जबकि जो स्पर्म है, जो शुक्राणु हैं, उनमें एक्स और वाई दोनों तरह के स्पर्म पाए जाते हैं, दोनों तरह के सॉरी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यहाँ पे सेक्स का निर्धारण बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। ठीक, इसे आप ध्यान में रखेंगे, इसे आप याद रखेंगे। तो ये था सेक्स का डिटर्मिनेशन, कि कैसे हम ह्यूमन में सेक्स डिटरमाइन करते हैं, ड्रोसोफिला में सेक्स डिटरमाइन करते हैं। ठीक यही प्रोसेस ड्रोसोफिला में भी है। नर और मादा में सेम टू सेम प्रोसेस। नर होगा, दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, एक एक्स क्रोमोसोम वाला, दूसरा वाई क्रोमोसोम वाला। जो फीमेल होगी वो सिर्फ एक तरह का एग प्रोड्यूस करेगी जिसमें एक्स क्रोमोसोम वाला एग होगा। और फ्यूजन होगा जैसे ये दिखाया गया है प्रोसेस, बिल्कुल इसी तरह ड्रोसोफिला में होगा। चिड़िया में अंतर होता है क्या, उसमें मेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसमें फीमेल बर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है कि किस तरह के अंडे वो प्रोड्यूस करे, क्योंकि वहां पे ठीक इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे मेल गैमेट में वेरिएशन है, वहां पे फीमेल गैमेट में वेरिएशन होता है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी, कंपटीशन एग्जाम में भी ये खूब पूछा जाता है। इसीलिए हमने बड़ा बड़ा डायग्राम बना के बार बार इसको समझा दिया, बता दिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इससे भी इंटरेस्टिंग विषय वस्तु उत्परिवर्तन के साथ आएंगे बच्चों, जानेंगे, समझेंगे, अब पढ़ेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बने रहिए ई आचार्य प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच।